तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो उससे पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था इजेक्शन फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या था कि अगर ये आपके पास हार्ट है, हार्ट का ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज़ होता है ना, डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज़ के दौरान इसमें फिलिंग होती रहती है। तो जब रिलैक्सेशन ख़त्म हो रहा होता है तो फाइनली कितना फिल हो जाता है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कि डायस्टोल के एंड तक रिलैक्सेशन करते करते फाइनली उसके पास कितना ब्लड आ गया, वो आ जाता है आपके पास 120 ml। ठीक है, अब जितना ब्लड आ गया उसमें से कुछ ब्लड इसने पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर रेज करेगा। प्रेशर रेज करने वाली फेज़ को क्या बोलते हैं? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जब ये प्रेशर रेज कर लेता है तो फिर ये वेल्व ओपन हो जाती है जब इसका प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और ये इजेक्ट आउट हो जाता है। अब सारा इजेक्ट नहीं होता है, कितना इजेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। भाई कितना आया था उसमें से कितना बाहर चला गया, तो 60% ब्लड बाहर चला जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे कि कितना ब्लड बाहर चला जाता है? शुरू में कितना आया और जब इसने कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कर ली तो इसमें कितना रह गया, तो उन दोनों को माइनस कर लो। शुरू में आया था 120, उसके बाद एट द एंड ऑफ सिस्टोल कितना वॉल्यूम रह गया? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल मतलब जब इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होगी, बाहर भेज दिया, अब इसके पास कितना ब्लड रह गया, तो इन दोनों का माइनस करके आपके पास आ जाएगा ना कितना बाहर भेज दिया, कितना आया था शुरू में और कितना बचा, उनको माइनस कर दो तो क्या आएगा आपके पास? कितना आपने बाहर फेंक दिया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास एंड डायस्टोल में कितना वॉल्यूम आया, एट द एंड ऑफ सिस्टोल में कितना वॉल्यूम बच गया। 120 आपके पास आया था, उसमें से 50 ml ही आपके पास बचता है लास्ट में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास हो जाता है 70 ml। तो ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। कितना हर बीट में कितना वॉल्यूम बाहर फेंकता है वो। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। वैसे क्या होता है कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि टोटल कितना वॉल्यूम है जो ब्लड का, वो हर मिनट एवरी मिनट हर मिनट हार्ट है जो कितना वॉल्यूम अपने से बाहर निकालता है, तो वो कितना हो जाएगा? 1 मिनट में कितनी बार वो बीट कर रहा है और हर बीट में वो कितना वॉल्यूम बाहर फेंक रहा है। तो हर मिनट में कितना बीट कर रहा है वो हो गया हार्ट रेट, एंड हर बीट में कितना वॉल्यूम बाहर फेंक रहा है वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। और हार्ट रेट कितना लेके चल रहे हैं हम? मिनिमम अगर 12 भी ले लेते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 5040 ml आता है, और राउंड ऑफ कर ले तो 5 लीटर बनता है। तो आपके पास कार्डियक आउटपुट बनता है 5 लीटर। हर मिनट हार्ट अपने से 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है, ये होता है कार्डियक आउटपुट। ओके, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट है। कैसे हमने 70 ml निकाला। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? 60%। 60% इजेक्शन फ्रैक्शन, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, एंड 120 एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, नाउ कार्डियक आउटपुट का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। लिवर रिसीव्स द हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम टिश्यू पे हाईएस्ट हो जाता है किडनी। अगर ओवरऑल देखा जाए जितना भी वो ब्लड फेंक रहा है, सबसे ज़्यादा ब्लड किस ऑर्गन के पास जा रहा है? लिवर के पास जा रहा है। बट अगर पर 100 ग्राम टिश्यू की बात करें, मतलब एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन वाइज बात करें, तो किडनी आता है आंसर, ओवरऑल लिवर। हार्ट रिसीव्स इट्स ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टोल, मतलब हार्ट पूरी बॉडी में फील पंप कर रहा है, बट उसकी खुद की मसल्स भी तो है, खुद का मस्कुलेचर भी तो है। तो हार्ट अपने अपने मस्कुलेचर को ब्लड किस फेज में देता है? जब वो डायस्टोल में होता है, रेस्टिंग में होता है, तब उसके मस्कुलेचर को ब्लड रिसीव होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। नाउ एरिया मोस्ट ससेप्टेबल टू इस्केमिया इज सब एंडोकार्डियल। सबसे ज़्यादा इस्केमिया सब एंडोकार्डियल टिश्यू है ना, जो पार्ट हार्ट का, उसमें होती है। जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये हमारा कितना आता है? 5040 ml, और राउंड ऑफ में 5 लीटर। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है प्री लोड एंड आफ्टर लोड। क्या होता है प्री लोड एंड आफ्टर लोड? प्री लोड का मतलब होता है कि हार्ट को कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा उस ब्लड को बाहर फेंकने के लिए। ओके, तो प्री लोड इज़ डिसाइडेड बाय कि हार्ट के पास कितना ब्लड आ रहा है पीछे से, मतलब पूरी बॉडी से जब वीनस ब्लड आएगा और फिर वो वीनस ब्लड को वो लंग्स में भेज देगा, और लंग्स से वापस वो राइट साइड लेफ्ट साइड हार्ट पे आएगा। तो कितना ब्लड हार्ट के पास आ रहा है वो, उसको जिसको हमने बोला था ना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि कितना था? 120 ml। तो ये जो
ब्लड जितना हार्ट के पास आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्री लोड। ओके, तो जितना ज़्यादा ब्लड हार्ट के पास आएगा हार्ट उतना ही स्ट्रेच होएगा। हमने एक स्टार्लिंग्स लॉ पढ़ा था। स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि जो टेंशन है हार्ट में वो डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितना वॉल्यूम आ रहा है उसके पास। ठीक है, ये प्रेशर है मतलब टेंशन ही है। हाँ, तो कि हार्ट के चैम्बर्स में जितना ब्लड आएगा वो उतना ही स्ट्रेच होएगा और उतने ही फोर्स के साथ उसको पंप करके बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा आता है हार्ट के पास, पीछे से ब्लड ज़्यादा आता है, तो उतना ही फोर्स लगा के उसको फोर्स जनरेट करना पड़ेगा उसको अपनी मस्कुलेचर में, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेच होएगा। अब एक बलून को हम जितना उसके अंदर वॉल्यूम भरते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होता है वो। अब हम कम हवा भर रहे हैं तो कम स्ट्रेच होगा, ज़्यादा हवा भर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। सिमिलरली हार्ट के अंदर भी जितना ज़्यादा वॉल्यूम आता है उतना उसकी वॉल स्ट्रेच होती है, और हम जैसे इलास्टिक होता है कुछ भी, जितना उसको खींचते हैं उतना ही वापस रिकॉइल जनरेट करके वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है। सिमिलरली हार्ट जितना ही वॉल्यूम उसके अंदर आएगा उतना स्ट्रेच होगी उसकी वॉल, और जब उसको बाहर फेंकना होगा उस ब्लड को उतने ही प्रेशर के साथ वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। उसको रिकॉइल बोलते हैं जिसको। तो वापस उतनी फास्टली इतनी प्रेशर के साथ उसको जोर लगा के ब्लड को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री लोड। कितना ब्लड कितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उतना ही उसको जोर लगा के बाहर फेंकना पड़ेगा। आफ्टर लोड क्या है? अभी इसको प्री लोड क्यों बोला? क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, मतलब जोर लगाने से पहले का ब्लड है। ठीक है, प्री लोड। ओके, आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट होता है जो कि डिपेंड करता है टीपीआर। टीपीआर इज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टीपीआर क्या होता है? अब अगर हम बात करें, ये हार्ट है, यहाँ यहाँ पीछे से ब्लड आया लंग्स के पास से, और ये एओर्टा है। ओके, एओर्टा। अब एओर्टा पूरी बॉडी में जाता है हर ऑर्गन के पास। ठीक है, हर ऑर्गन के पास जाता है, सॉरी, और फिर वापस यहाँ लेके आ जाता है ब्लड। ओके, ये है। फिर ये वाला लंग्स में भेजता है एंड लंग्स से वापस इस वाले साइड में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा सिस्टमिक वेस्कुलेचर है, ये पूरा क्या बनाया मैंने? सिस्टमिक वेस्कुलेचर, सिस्टमिक वेसल्स है। ठीक है, तो टीपीआर का कॉन्सेप्ट होता है सिस्टमिक रेजिस्टेंस की वजह से। सिस्टमिक रेजिस्टेंस मतलब अगर ये वाली जो सिस्टमिक ब्लड वेसल्स है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है पूरी। ठीक है, तो अब इस वाले चैम्बर को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के इस वाले वेसल्स में ब्लड भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसको आगे से क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये वाली वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही होगी तो इस अब ये ब्लड नहीं भेज पाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स इस ब्लड को रिसीव नहीं कर रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आफ्टर लोड कौन सा प्रेशर है हार्ट का? वो प्रेशर जो कि सिस्टमिक वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हार्ट पे पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा सिस्टमिक वेस्कुलेचर में रेजिस्टेंस होएगा, जितनी ज़्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होएगी, उतना ज़्यादा हम कहेंगे टीपीआर बढ़ा हुआ है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। जितना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस बढ़ा होगा उतना ज़्यादा हार्ट को फिर जोर लगाना पड़ेगा उस ब्लड को अपने से बाहर निकालने के लिए। तो हार्ट दो तरीके का प्रेशर लगा सकता है, एक प्री लोड, एक आफ्टर लोड। ओके, प्री लोड किसे कहते हैं? जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर लगेगा, और ये है रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रेशर लगेगा। तो प्री लोड एंड आफ्टर लोड दो कॉन्सेप्ट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा हार्ट फेल हो जाता है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या फिर एमआई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के पास क्या है, इतनी पावर नहीं है, इतनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं है कि हार्ट पंप कर सके ब्लड को। तो उस केस में हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे क्या कि हार्ट के पास ज़्यादा ब्लड आए, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना उसको फोर्स लगा के उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, है ना। तो और हार्ट के पास उतनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं है। एमआई का केस हो गया या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, जिसमें हार्ट नहीं पंप कर पा रहा है, नहीं कॉन्ट्रैक्टिलिटी जनरेट कर पा रहा। तो ऐसे केस में हम चाहेंगे कि जो प्रीलोड है, जो हार्ट के पास ब्लड आ रहा है पीछे से, वो कम आए। कम ब्लड आएगा तो इसको कम जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को बाहर फेंकने के लिए। तो उस केस में हम चाहेंगे कि प्रीलोड क्या हो जाए? प्रीलोड कम हो जाए। किस कंडीशन में? या तो कोई एमआई की कंडीशन हो या सीएचएफ की कंडीशन हो, हार्ट फेलियर की कंडीशन। तो प्री लोड का मतलब ये जो पीछे से ब्लड आ रहा है ये कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम कंडीशंस जो सीएचएफ की ड्रग्स होती है वो सारी कंडीशंस पढ़ते हैं जिसमें प्री लोड कम हो जाए, इसके पास ब्लड कम आ जाए। कैसे ब्लड कम आएगा? अगर हमें पीछे से जो ब्लड आ रहा है उन वाली वेसल्स को वेन से आ रहा है ना ब्लड, सिस्टमिक वेन से, तो अगर इन वेन्स को हम डायलेट कर दें, ठीक है, तो वेन्स
को अगर बहुत ज़्यादा डायलेट कर दो तो पीछे ही बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगा और हार्ट के पास कम ब्लड आएगा। तो इसलिए प्रीलोड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वीनो डायलेटर्स दे देते हैं ताकि वेन्स डायलेट हो जाए, सारा ब्लड पीछे ही पड़ा रहे, हार्ट के पास कम ब्लड आए, तो हार्ट को कम प्रेशर जनरेट करके कम प्रेशर लगाना पड़े, तो प्रीलोड वहाँ पे काम आता है। अब हमें हार्ट फेल है, हम ये भी चाहेंगे कि जो आफ्टर लोड है वो भी कम हो जाए। आफ्टर लोड मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो इस कंडीशन में हम टीपीआर को कम करना चाहेंगे। टीपीआर मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो कि आर्टेरियल सिस्टम है, जो आगे की सिस्टमिक आर्टरीज हैं उनकी वजह से होता है, हम उनको डायलेट करना चाहेंगे ताकि हार्ट को कम जोर लगाना पड़े। ठीक है, तो CHF में फिर से हम क्या करते हैं, प्रीलोड को भी कम करते हैं, आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। आफ्टर लोड के लिए हम आर्टेरियोलर डायलेटेशन की ड्रग्स देंगे जो कि आर्टरीज को डायलेट करेगी, और प्रीलोड को कम करने के लिए हम वेन्स को डायलेट करेंगे ताकि ब्लड पीछे रहे, कम ब्लड हार्ट के पास आए। एंड आफ्टर लोड को कम करने के लिए हम टीपीआर को कम करेंगे। पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से जो दिक्कत हार्ट को मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ना, अगर ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, तो अगर हमने इनको डायलेट कर दिया, आर्टरीज आगे वाली ब्लड वेसल्स को, मतलब इन वाली ब्लड वेसल्स को एओर्टा से जो निकल रही है, अगर हमने इनको डायलेट कर दिया तो अब इसको रेजिस्टेंस कम फील होएगी और ईजिली ब्लड फेंक पाएगा बाहर। ठीक है, तो CHF इनमें हम प्रीलोड को कम करेंगे एंड आफ्टर लोड को भी कम करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट था प्रीलोड एंड आफ्टर लोड का। अब कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं जो कि कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? एडिनोसिन हेल्प करता है ताकि ज़्यादा ब्लड जाए। कोरोनरी वेसल्स कौन सी होती है, जो हार्ट की मसल्स को जा रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। एडिनोसिन, NO एंड H+ आयन, ये लोकल फैक्टर है जो कि अवेलेबल होंगे वहाँ पे, जिससे कि ज़्यादा कोरोनरी ब्लड फ्लो होगा। अच्छा, अब आगे ये कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ होती है ऑन स्टैंडिंग पे एंड डिक्रीज़ होती है ऑन स्टैंडिंग पे। ये है TPR एंड हार्ट रेट। ओके, एंड डिक्रीज़ कौन कौन सी चीज़ें होती है, BP एंड वीनस रिटर्न। इसको समझाती हूँ पहले। जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारी जो वेन्स होती है ना, उनको अब ज़्यादा ऊपर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बैठे होते हैं तो हमारी हाइट कम होती है, तो हमारा जो ब्लड होता है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हार्ट तक मतलब वेन साइड पे कम प्रेशर लगाएंगे तब भी वो चला जाएगा हार्ट पे, क्योंकि हमारी हाइट कम होती है जब हम बैठे होते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो नीचे से ग्रेविटी पुल कर रही होती है उस ब्लड को, और उस ब्लड को ऊपर भी जाना होता है हार्ट पे। तो जब हम खड़े होते हैं तो ब्लड की टेंडेंसी रहती है कि वो पीछे ही जमा हो जाए, आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न है वो हार्ट की तरफ कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये इंसान खड़ा है, ये इंसान बैठा है। अब यहाँ जो पाँव की मसल्स है उनको इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हार्ट पे वीन साइड से ब्लड फेंकने के लिए। अब जब ये खड़ा है तो ये ब्लड ऊपर भी जा रहा है। अब जो वेन्स होती है वो लो प्रेशर सिस्टम होती है, मतलब उसमें इतना प्रेशर नहीं जनरेट होता है कि ब्लड चला जाए, जबकि आर्टरी साइड तो हार्ट इतना पंप करता है, उस इतने प्रेशर से पंप करता है कि वो ईजिली किसी भी रीजन में जा सकता है। बट वीन्स वापस आ रहा है ब्लड, ये इतना हाई प्रेशर नहीं ब्लड होता है। अभी ब्लड ऊपर जा रहा है हार्ट की तरफ पाँव से, लेकिन ग्रेविटी भी तो इस ब्लड को पीछे खींच रही है। तो जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी ब्लड की टेंडेंसी रहती है पीछे रहने की, हार्ट के पास कम जाता है वो ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है। वीनस रिटर्न क्या होता है कि जब जो ब्लड वेन साइड है वो वापस हार्ट में रिटर्न होता है, तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है। अब हार्ट में कम ब्लड आएगा, वो कम बाहर फेंकेगा, तो अगेन कार्डियक आउटपुट किसका सम है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, कितना ब्लड आ रहा है ना, और कितना फेंक रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ब्लड कम आ रहा है, और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। इसलिए जब इंसान खड़ा होता है तो दो चीज़ें कम हो जाती है उसकी, एक तो वीनस रिटर्न और एक कार्डियक आउटपुट। तो ये दो चीज़ें कम हो जाती है। अब कार्डियक आउटपुट है कम, कम बाहर जा रहा है हार्ट से, तो उसकी वजह से BP भी कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा कि कम ब्लड जा रहा है, तो BP कम। BP क्या किसकी वजह से होता है, BP का मतलब क्या होता है असल में, कि जो ब्लड आ रहा है वेसल्स में वो कितना प्रेशर लगा रहा है साइड की वॉल्स पे। ठीक है, कितना प्रेशर से उसको बीट करता हुआ आगे जा रहा है। तो अगर कम ब्लड आ रहा है तो वॉल्स पे कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो सिमिलरली BP भी कम हो जाएगा जब इंसान खड़ा होगा। यही बात इंसान अगर बैठा है या स्क्वाट कर रहा है तो उसकी हाइट कम है, हार्ट नीचे है, तो वो जो ब्लड का तय करने का रास्ता है कितनी दूर तक जाना है उसको, वो शॉर्ट हो जाता है। ग्रेविटी काम करेगी बट ग्रेविटी इतने डिस्टेंस के लिए तो मैनेज कर ही लेगी बॉडी, तो इसलिए इसमें इजीली ब्लड जा सकता है। इसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती सीटिंग की पोजीशन में।
तो स्टैंडिंग के टाइम पे जब इंसान क्या होता है स्टैंड होता है, तब कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती है। बीपी डिक्रीज़ हो जाता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाता है, सीओ भी डिक्रीज़ हो जाता है, एंड वीनस प्रेशर है ये भी। ओके, सेंट्रल वीनस प्रेशर ये भी कम हो जाता है। हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है जब हम खड़े होते हैं। तो इसमें है टीपीआर एंड हार्ट रेट। टीपीआर एंड हार्ट रेट कैसे इंक्रीज़ होएगा। टीपीआर होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड हार्ट रेट। अब इस वाली कंडीशन को ही देखते हैं। जब इंसान के पास कम ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो भाई बॉडी तो ऐसे काम नहीं करने देगी। ऐसे तो इंसान लो बीपी के चलते कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा जब वो एकदम से खड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें बॉडी फिर क्या करती है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म चलती है कि भाई हमारे पास ब्लड कम आ रहा है, कार्डियक आउटपुट कम है, तो हम कार्डियक आउटपुट 2 मिनट, अगर हमने देखा कार्डियक आउटपुट किसका वो था, हार्ट रेट एंड एसवी। स्ट्रोक वॉल्यूम है कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है, कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है वो डिपेंड करता है कितना ब्लड आ रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम आ रहा था जिसकी वजह से उसने कम बाहर फेंका, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया जिसकी वजह से हार्ट सीओ कम हो गया। ठीक है, अब बॉडी को कंपेंसेट करना है भाई। ऐसे तो कार्डियक आउटपुट की वजह से कम होने की वजह से बीपी कम हो जाएगा, ऐसे तो इंसान बेहोश हो जाएगा। तो चलो वो स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं कम कंट्रोल कर सकता, वो हार्ट रेट को तो कर सकता है। तो इस वाली मल्टीप्लिकेशन में अगर हम हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दे तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, इंसान बच जाएगा। तो जब इंसान खड़ा होता है तो उसका कार्डियक आउटपुट को बचाने के लिए अब बॉडी क्या कर देती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट अब उतना ही बाहर फेंक पाएगा, वो नॉर्मल जितना फेंकना चाहिए उसको। तो हार्ट रेट इंक्रीज़ करने से इंसान का बीपी मेंटेन हो जाएगा। दूसरा कैसे बीपी मेंटेन हो जाएगा, टीपीआर। ये जो ब्लड वेसल्स थी इसको क्या कर देता है हार्ट, मतलब बॉडी इसको टाइट कर देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन आपका प्रेशर बढ़ाता है ना, तो ये सारे जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए है। तो जब इंसान खड़ा होता है इन सब चीज़ों की वजह से उसका बीपी कम हो जाता है, बट बॉडी फिर कंपेंसेट करती है इन सब चीज़ों से, हार्ट रेट बढ़ा देगी एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगी बॉडी की, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ होती है। वल्सावा मैन्योवर में थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से प्रीलोड कम हो जाता है। इसका हम देख सकते हैं ऐसे। वल्सावा क्या होता है, आप क्लोज नोज़ लगा करके या एपिग्लोटिस को क्लोज करके अंदर ही प्रेशर जनरेट करते हो आप। ठीक है, तो जब हम अंदर प्रेशर जनरेट करते हैं तो एक तरीके से थोरेसिक प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, उस थोरेसिक प्रेशर की वजह से, जैसे कि अगर ये हार्ट था, ये पूरा थोरैक्स के अंदर है। ठीक है, थोरैक्सिक प्रेशर की वजह से ये जो वेन सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, वेना कावा, वो कंप्रेस हो जाता है। आप जब थोरैक्स में सांस रोक करके प्रेशर जनरेट करते हो अंदर, तो ये कंप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से वीनस रिटर्न क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम मतलब प्री लोड कम। तो इसलिए लिखा है कि वल्सावा के टाइम पे प्री लोड कम हो जाता है क्योंकि थोरेसिक प्रेशर की वजह से वेना कावा को कंप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था वल्सावा मैन्योवर कार्डियक आउटपुट का। नेक्स्ट टॉपिक यहीं डिस्कस कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तरह तरह की ब्लड वेसल्स है हमारे पास, एओर्टा, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्स, शंट वेसल्स। ओके, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है इसको मैं बताती हूँ। जैसे कि ये आपका हार्ट है, हार्ट से जो सबसे पहले सबसे मेन वेसल निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा फिर आगे ब्रांचेस देती है। ठीक है, मेन एओर्टा है, इसने क्या ब्रांचेस दी, लेट्स से आर्टेरियोल दी। ठीक है, क्या दी, आर्टेरियोल। अब ये आर्टेरियोल है जो बहुत छोटी छोटी, ये फर्दर डिवाइड कर जाएंगे किसमें, कैपिलरीज में। किसमें, कैपिलरीज में। तो ये मैंने बनाई है, क्या क्या बना लेते हैं, बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज। ठीक है, अब ये कैपिलरीज किसको सप्लाई करती है, आपके टिश्यू को सप्लाई करती है। मैंने क्या बनाया, एक सेल बनाया टिश्यू को। ठीक है, इन कैपिलरीज की खास बात क्या होती है कि इनके पास फेनेस्ट्रेटेड वेसल्स होती है। फेनेस्ट्रेटेड मतलब एक तरीके का स्क्वेमस सेल होते हैं जिनकी ईजिली गैस का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन बहुत इजीली पॉसिबल होता है। और हमें टिश्यू साइट पे ये वाली एपिथीलियम ही चाहिए होती है, एंडोथीलियम ही चाहिए होती है, ताकि इजीली गैस जो हमारी ब्लड कैरी कर रही है वो इजीली सेल के अंदर आ सके। तो ये कैपिलरीज थी। अब कैपिलरीज से ऑक्सीजन गैस निकल के सेल में आ गई, बट इसने जो CO2 बनाई थी वो भी तो ब्लड ही कैरी करके लेके जाएगा। ठीक है, तो अब इस लेवल पे क्या बनने लगी, वेन्यूल्स। ठीक है, सॉरी कैपिलरीज ही है, कैपिलरीज में ही दोनों गैस का ट्रांसफ्यूजन होता है। अब ये बनाती है वेन्यूल्स। क्या बनाती है, ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज आएंगी
और वो क्या बना लेंगे, बहुत छोटे छोटे वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जैसे आर्टेरियोल थे ऐसे ही वेन्यूल्स हो गए। अब ये वेन्यूल्स वगैरह किस में जाने लग जाएंगे, आपके मेन वेना कावा में। वेना कावा फिर वापस आपके उस हार्ट ब्लड को किस में कैरी करके ले आएगा, हार्ट में। तो ये पूरा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। कैसे, शुरू में सबसे मेन वेसल होती है एओर्टा, फिर होते हैं आर्टेरियोल, फिर होती है आपकी टिश्यू साइट पे कैपिलरीज, फिर टिश्यूज जब वीनस ब्लड लेके जा रहा है तो वो है आपकी वेन्यूल, एंड फाइनली वीना कावा। ये पूरा आर्टेरियल मतलब पूरा सिस्टम है ब्लड वेसल्स का। ओके, तो एक एक के बारे में कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। एओर्टा है उसको इलास्टिक वेसल्स बोलते हैं। इलास्टिक मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलास्टिसिटी की, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैरी कर सकती है वो, क्योंकि उसमें बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर से आए और वो एकदम से बलून हो जाए, नहीं। इलास्टिसिटी है ना, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, फिब्रिलिन फाइबर्स होते हैं, ये उसको बलून नहीं होने देते, उसी को उसकी स्ट्रेंथ बना के रखते हैं। तो याद रखना इलास्टिक वेसल्स होती हैं कौन, एओर्टा। इसमें दो फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर एंड फिब्रिलिन फाइबर। अब क्या होगा अगर इनमें एब्सेंस हो जाए, इनमें डेफिशिएंसी या फिर डिफेक्ट आ जाए। इलास्टिन फाइबर की डेफिशिएंसी की वजह से सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाती है, जिसको हम विलियम सिंड्रोम बोलते हैं। सुप्रावेल्वुलर का क्या मतलब है, आपका हार्ट है, ये आपका एओर्टा होता है, ठीक है। ये एओर्टा की क्या है, लेट्स से वेल्व्स है। तो सुप्रा वेल्वुलर जस्ट एओर्टा की जो वेल्व्स है उन्हीं के जस्ट ऊपर सुप्रा वेल्व के जस्ट सुपीरियर पार्ट पे क्या हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है इस एओर्टा की। स्टेनोसिस मैं बनाऊँ ऐसे, अगर ये ऐसे निकल रहा था तो यहाँ पे लेट्स से इसकी वेल्व्स है, ठीक है, एओर्टा की। तो वेल्व्स के जस्ट ऊपर पार्ट पे क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन सी मिल गई हमें, ठीक है। ये है कि ये क्या हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई है सुप्रावेल्वुलर पार्ट पे। तो सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाती है अगर इलास्टिन की डेफिशिएंसी हो, इसी को विलियम्स सिंड्रोम बोलते हैं। सिमिलरली फिब्रिलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो मार्फन सिंड्रोम होता है। बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क्ड मोस्ट फेवरेट टॉपिक, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, क्रोमोसोम 15। तो ये भी याद रखना कि मार्फन के फीचर्स क्या क्या हैं, प्लस उसमें किस चीज़ का डिफेक्ट होता है। फिब्रिलिन फाइबर्स, फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट होता है जो कि एओर्टा में क्या कर देता है, बलूनिंग कर देगा, मतलब इसकी फाइबर इसकी वेसल को वीक वीक कर देगा। ओके, अब है एओर्टा में और क्या लिखा है कि इट हैज़ हाईएस्ट ब्लड फ्लो वेलोसिटी। इतने ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पंप किया जा रहा है एओर्टा के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ब्लड की यहाँ पे। उसका सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। फिर आर्टेरियोल, आर्टेरियोल को बोलते हैं रेजिस्टेंस वेसल। यही वो जो वेसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं ना कि सिस्टमिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सिस्टमिक वेजो डायलेशन होती है। तो यही है जो पीवीआर प्रोवाइड कर रही थी हमें, हमने पढ़ा था ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या फिर जो हमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मिलती है। तो यही वेसल्स हैं। क्यों करती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि इनके पास स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल की पावर के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब आर्टेरियल की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जब स्मूथ मसल डायलेट कर रिलैक्स करेगी तो वो डायलेट हो जाएगी। तो आर्टेरियोलर है उसके पास स्मूथ मसल्स होती है, इसलिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करके। अब इसी फीचर की वजह से इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी तो प्रेशर बढ़ा देगी, प्लस ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल जितनी भी ब्लड है बॉडी में 1% ब्लड है ना जो वो आर्टेरियल्स में पड़ा रहता है। कैपिलरीज मैंने बताया सबसे लास्ट पे, इनको एक्सचेंज वेसल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास कैसी कैपिलरी की एंडोथेलियम है जो कि बहुत इजीली गैस का एक्सचेंज करवा सकती है, ठीक है। तो इसलिए इनको एक्सचेंज वेसल्स बोलते हैं, इनके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है। ये 5% ब्लड को कैरी करती है पूरी बॉडी के। ओके, मतलब अभी तक हर अगर किसी भी मोमेंट पे हम देखें तो 1% ब्लड है जो बॉडी का वो आर्टेरियोल्स में पड़ा है, एंड 5% पड़ा है आपका कैपिलरीज में। इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। ओके, एंड इसमें ब्लड फ्लो स्पीड कितनी, सबसे कम, क्योंकि लास्ट में है ना हमने यहाँ देखा एओर्टा से हाई प्रेशर पे गया, कम 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 होता होता फाइनली बहुत कम हो जाता है ब्लड की स्पीड। तो इसलिए इसमें लिखा है कि ये बहुत ही कम लोवेस्ट ब्लड फ्लो वेलोसिटी होती है कैपिलरीज के पास। ओके, नाउ वेन्स, फाइनली वेन्स, वेन्स बोलो वेन्यूल्स बोलो, इनको बोलते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स। कैपेसिटेंस मतलब इनके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इतनी ज़्यादा ब्लड को होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है इनके पास। ओके, ये बहुत ही कंप्लाइंट होते हैं। कंप्लाइंट हमने लंग्स में पढ़ा था, कंप्लाइंट होता है कितना एक्सटेंसिबल हो सकता है वो चीज़, कितनी ज़्यादा अपने
स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना ब्लड कैरी करती है वेन्स। पूरी बॉडी का 54% से ज़्यादा ब्लड वेन्स में पड़ा रहता है, क्योंकि कैपेसिटेंस वेसल्स, इनके पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कैरी कर सकती है, कंप्लाइंट होती है। शंट वेसल्स किन्हें कहते हैं? ये एवी एनास्टोमोसिस प्रोवाइड करती है। एवी एनास्टोमोसिस मतलब जहाँ आर्टेरियल और वेन्स का क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। अब ये प्रेजेंट होती है टिप ऑफ फिंगर पे, नोज़ की टिप पे, ईयर लोब की टिप्स पे, मतलब जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं ना बॉडी के, वहाँ पे शंट वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे आर्टेरियल और वीन्स का कनेक्शन हो रहा होता है और वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो ये था पूरा ब्लड वेसल्स का कॉन्सेप्ट।